आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस तालाब का रहस्य जानकर ही रहूंगा। बेटा, तुम इतनी रात्रि में जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, रात्रि में वो खूनी तालाब किसी को भी नहीं छोड़ता। मेरी बात मानो, तुम वापस लौट जाओ। नहीं बाबा, मैं आज उस खूनी तालाब का रहस्य जानकर ही रहूंगा। आप मेरे मार्ग में ना आइए। पुत्र, मेरा कार्य तुम्हें समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तो तुम करोगे ही। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाइए, मैं इसी अफवाहों से नहीं घबराता। वह व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ उसी ओर को बढ़ता हुआ चला जाता है। वह चलते चलते कुछ ही देर में उस खूनी तालाब के पास पहुंच जाता है। वैसे यही है वो तालाब जिससे लोग इतना घबराते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल साधारण ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ देर पहले ही तो यहाँ का मौसम एकदम सामान्य था, अचानक ये काले बादल कहाँ से आ गए? मंगू, मंगू, तुम्हारा बेटा आज उस खूनी तालाब की ओर गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अभी उस तालाब पर जाना होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना। देखो, अब तो रात्रि भी हो चुकी है। इस समय हमारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं। जिसका जवान बेटा जानबूझकर मौत के मुंह में चला गया हो, उसके लिए क्या दिन और क्या रात। उसके अलावा इस दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। यदि ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। यदि लल्लू जाएगा तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। गांव के कई सारे लोग अपने अपने हाथ में मसाल लेकर उस खूनी तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। बेटा कृष्णा, तुम कहाँ हो? तुम अकेले ही यहाँ क्यों चले आए? अरे जरा सा मुझसे भी पूछ लिया होता। बेचारा बूढ़ा पिता अपने पुत्र को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता हुआ उस खूनी तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के पास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। यदि कृष्णा तालाब के पास नहीं है तो फिर वो गया कहाँ? मेरे पुत्र, ये तुमने क्यों किया? क्या एक बार भी तुम्हें तुम्हारे इस बूढ़े पिता की याद नहीं आई थी? बेचारा मंगू फूट फूट कर रोने लगा। शांति, आज मैं तेरे लिए कितनी अच्छी हरी हरी ताजी घास लेकर आया हूँ। आज तो इसे पेट भर खाकर मुझे ढेर सारा दूध तो देगी ना? अरे मंगू भैया, क्या बात है? आज आप इतना दुखी क्यों दिखाई पड़ रही हैं? क्या बताए बहन, कल मेरा पुत्र कृष्णा मुझे बिना बताए
उसी खूनी तालाब के पास चला गया था। कल से उसका कोई अता पता नहीं। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ और किस हालत में होगा। अरे काका, आप ज्यादा दुखी ना होइए, कृष्णा जल्दी ही लौट कर आ जाएगा। माँ, आखिर ये खूनी तालाब कैसा है? क्या जो कोई भी उसके आसपास जाता है वो कहाँ विलुप्त हो जाता है? बेटा, यह तो मैं भी नहीं जानती, पर तू कभी भी वहाँ मत जाना। अरे, इतनी रात्रि में गेट कौन खटखटा रहा है? विक्रम तुरंत ही दरवाजे को खोलता है। बेटा बेटा, अभी अभी तुम्हारी गाय दौड़ती हुई उसी खूनी तालाब की ओर चली गई। ये क्या कह रहे हो काका? माँ, मैं अभी जाता हूँ अपने शांति को लेने। नहीं नहीं बेटा, तुझे मेरी सौगंध है, तू इस वक्त कहीं भी नहीं जाएगा, चुपचाप तो घर में ही रहेगा। माँ, अब तो सुबह हो चुकी है, अब तो मैं अपनी शांति को ढूंढने के लिए जा सकता हूँ ना? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अपने पुत्र की वीरता पर कोई संदेह है? नहीं पुत्र, मुझे तुम्हारी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है। तो फिर ठीक है माँ, मुझे वहाँ जाने की इजाजत दो। ठीक है पुत्र, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने पिता के वस्त्र धारण कर लो और उनकी तलवार को अपने कमर से कस लो, फिर ही बाहर निकलो। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बुढ़िया अपने पति की पोशाक और एक तलवार लेकर विक्रम के हाथ में थमा देती है। जाओ, इसे पहन लो जाकर। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। तुझे किसी की नजर ना लगे, जाओ मेरे पुत्र। माता की आज्ञा ले विक्रम एक बहादुर राजकुमार की तरह निकल पड़ता है। शांति, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आखिर तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लेकर आया हूँ। वह चलते चलते जल्दी ही उस तालाब के निकट पहुंच गया। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। विक्रम काफी देर तक इधर उधर गाय की तलाश करता रहा। तभी उसकी नजर सामने वृक्ष के नीचे पड़ती है। अरे, उस पेड़ के पीछे क्या है? पेड़ के पीछे तो मेरी शांति का पैर दिखाई दे रहा है। वह तुरंत ही पेड़ के पास गया तो देखा कि गाय का सिर पैर ही कटा हुआ पड़ा है। शांति, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह इतना कहता है कि तभी मौसम एकदम से बदल जाता है। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी। आज तो इतनी सुबह सुबह एक नया शिकार मेरी राह देख रहा है, क्या बात है। अरे दुष्ट पक्षी, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन धमकियों से डर जाऊंगा? आ, मेरा मुकाबला कर। अरे वाह, पहली बार ऐसा व्यक्ति देख रहा हूँ जो मुझे देखकर मुझसे मुकाबला करने की बात कर रहा हो। तुम्हारी यह बात सुन मैं प्रसन्न हुआ। मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करने में बड़ा आनंद आएगा। मूर्ख, आनंद किसे आएगा ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, तो फिर ये ले, बच मेरे वार से। अरे वाह, तुझमें तो बड़ी शक्ति है रे। तूने तो मेरे वार को एक बार में ही विफल कर दिया।
अब इससे बचकर दिखा। राक्षस ने फिर से विक्रम के ऊपर वार किया। राक्षस बार बार वार करता रहा। विक्रम उन अंगारों का मुकाबला करते करते झुलस गया था। उधर वह राक्षस भी काफी ज्यादा थक चुका था। दुष्ट, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ये ले। विक्रम ने तलवार को फेंक कर मारा। तलवार सीधी राक्षस के एक आंख में जा घुसी। अरे ये तूने क्या कर दिया दुष्ट मनुष्य। विक्रम तुरंत ही अपनी तलवार को उसके आंख से बाहर खींच लेता है। अब तू नहीं बचेगा। या! क्षमा क्षमा वीर युवक, क्षमा। मुझ पापी को क्षमा कर दो। अब मैं कभी भी इस तालाब पर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना, अब दोबारा कभी भी इस तालाब पर नजर आए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नहीं आऊंगा वीर, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इतना बोलकर राक्षस विक्रम के राज्य की ओर उड़ता हुआ चला जाता है। पिताजी, हमारे बगीचे में तो इतने सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं भी चमेली का फूल तो नजर ही नहीं आ रहा। बेटी, मैं कल ही माली से कहकर बगीचे में चमेली का पेड़ लगवा दूंगा। राजकुमारी जी, तुम अपने महल में चमेली का पेड़ बाद में लगाना। पहले हमारे महल चलकर एक चमेली का पेड़ लगा दीजिए। राक्षस तुरंत ही राजकुमारी नैना को अपने पंजों में दबाकर उठ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ। अरे तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे ये क्या? ये तो वही शैतान है। इसने तो अपने पंजे में राजकुमारी नैना को जकड़ रखा है। अब मैं क्या करूं? मैंने इस दुष्ट को जीवित छोड़कर बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। मैं इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बिना माता की अनुमति लिए मैं नहीं जा सकता। सुनो सुनो सुनो, सभी राज्यवासी सुनो। राजकुमारी नैना को एक दुष्ट राक्षस उड़ाकर ले गया है। जो कोई भी वीर राजकुमारी को छुड़ाकर लाएगा तो राजा उसे अपना दामाद बना लेंगे और उसे ही इस राज्य का राजा भी बना देंगे। तो मेरा शक सही था, वो राजकुमारी नैना ही थी। यहाँ तो राजकुमारी को बचाने की घोषणा की जा रही है, लेकिन माता की आज्ञा के बिना मैं भी कुछ कर नहीं सकता। विक्रम उदास मन होकर घर के भीतर जाता है और चुपचाप जाकर बैठ जाता है। अरे तू आ गया बेटा, लेकिन तू इतना उदास क्यों है? क्या हमारी शांति का कुछ पता नहीं चल पाया? बोल ना बेटा, तू इतना शांत क्यों है? नहीं माँ, शांति को उसी दुष्ट राक्षस ने अपना आहार बना लिया जो अब राजकुमारी नैना को उठाकर ले गया है। उसी राक्षस के साथ मेरा मुकाबला हुआ था, लेकिन मैंने उसे जीवन दान देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब वो राजकुमारी को उठाकर ले गया है। यदि मैं उसे खत्म कर देता तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या मेरी शांति को उस दुष्ट ने अपना आहार बना लिया और अब राजकुमारी को भी उठाकर ले गया? लगता है उस दुष्ट की मौत अब निकट आ चुकी है। माँ, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस दुष्ट को आज ही समाप्त कर दूंगा। पुत्र, तुम उस राक्षस की शक्ति को कम मत समझो। उस दुष्ट ने ही तुम्हारे पिता को भी धोखे से मारा था। तो फिर आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूं? कैसे राजकुमारी को मुक्त कराऊं और कैसे अपने पिता और अपनी शांति की मृत्यु का प्रतिशोध उस दुष्ट से लूं? बेटा, तुम उस राक्षस का मुकाबला तभी कर पाओगे जब तुम उस विजय अश्व को हासिल कर लोगे। माँ, ये विजय अश्व मुझे मिलेगा कहाँ?
पुत्र, वह अश्व तुम्हें पुरानी हवेली में ही मिलेगा जो अब खंडर हो चुकी है। उस हवेली में एक पुराना दरवाजा है जिसे तुम्हें खुद ढूंढकर उसे खोलना होगा। 25 वर्षों से वह अश्व उसी दरवाजे के पीछे बंद है। वहीं पर तुम्हें एक चमत्कारी धनुष भी मिलेगा। बस तुम इन 2 चीजों को प्राप्त कर लो, समझो विजय तुम्हारी ही होगी। तो फिर ठीक है माता, मैं उस विजय अश्व तथा उस धनुष को प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। नहीं पुत्र, वह हवेली तुम्हें अभी नजर नहीं आएगी। वह तुम्हें रात्रि में चांद की चांदनी में ही दिखाई देगी। इसके लिए तुम्हें रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी होगी। माँ, जिस रात्रि का मुझे इंतजार था वो अब आ चुका है। अब आप मुझे विजय होने का आशीर्वाद देकर विदा कीजिए ताकि मैं उस दुष्ट को मजा चखा सकूं। जाओ मेरे वीर पुत्र, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे, यही मेरा आशीर्वाद है। माता की आज्ञा पाकर पुत्र उस विजय अश्व की तलाश में निकल पड़ता है। माता ने तो यही दिशा बताई थी कि 1100 कदम चलने के पश्चात चंद्रमा की किरण जैसे ही खंडर पर पड़ेगी तो खंडर दिखाई देने लगेगा, लेकिन चंद्रमा तो निकल चुका है। विक्रम काफी देर तक इधर उधर ताकता रहता है। तभी उसकी नजर सामने उसी खंडर पर पड़ती है जो पहाड़ी के पास ही बना हुआ था। हाँ, वो रहा खंडर। चलो चलकर देखता हूँ। विक्रम खंडर की ओर को बढ़ता है और जल्दी ही खंडर के पास पहुँच जाता है। देखने में तो ये खंडर कितना भयानक लगता है। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। विक्रम तुरंत ही खंडर के भीतर घुस जाता है। आखिर किस ओर वो दरवाजा है? यहाँ तो हर तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार है। रास्ता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। चलो उस तरफ को चलता हूँ। वैसे ये चित्र देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे इस चित्र के साथ मेरा कोई गहरा राज जुड़ा हुआ है। इतना बोल वह चित्र को स्पर्श करता है। तभी वह चित्र जमीन पर गिर पड़ता है। चित्र के पीछे एक अजीब तरह का बटन जैसा लगा हुआ था। ये विचित्र प्रकार का बटन जैसा क्या लगा हुआ है? कहीं ये दरवाजा खोलने के लिए ये बटन ही तो नहीं? दबाना पड़ेगा। दबा कर देखता हूँ। वह जैसे ही उस बटन को अपने हाथ से दबाता है तभी कुछ ही क्षण में एक अद्भुत दरवाजा दीवार में प्रकट हो जाता है। हाँ, यही वो दरवाजा है जिसकी बात माता ने कही थी। वो विजय अश्व जरूर ही इसके भीतर ही होगा। विक्रम उस दरवाजे के भीतर चला जाता है और इधर उधर उस घोड़े को ढूंढता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। अरे वाह, घोड़ा तो सामने ही खड़ा हुआ है और धनुष बाण भी उसके पास ही रखा हुआ है। चलो जल्दी से घोड़ा और धनुष को ले लेता हूँ। विक्रम तुरंत ही उस धनुष बाण को उठाता है और घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है। वह चलते चलते काफी सारी नदियां और जंगलों को पार करता हुआ उन रत्नागिरी की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। लगता है उस दुष्ट की गुफा वो सामने ही है। चलो जल्दी से चलता हूँ। विक्रम तुरंत ही उस गुफा के पास पहुंच जाता है तो देखता है वह दानव उड़ता हुआ आ रहा है और अपने पंजे में एक मुर्दे को दबा रखा है। अरे विक्रम, तुम यहाँ मेरे गुफा के पास? तुमने अपने वचन को तोड़ा है।
तुम्हारे कहने पर मैंने उस तालाब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अरे दुष्ट दानव, वचन मैंने नहीं तूने तोड़ा है। तूने हमारे राज्य की राजकुमारी नैना को क्यों बंदी बनाया? यदि अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप राजकुमारी को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। विक्रम, तू ये मत समझ कि तू मुझे जो कोई भी आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। शायद तुझे पता नहीं, यह सिर्फ मेरी चलती है और किसी की नहीं। इस पर्वत पर मेरी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती है, जिसका मुकाबला करना तेरे बस से बाहर है। चुपचाप यहाँ से चला जा, यही तेरे लिए उचित होगा। अरे मूर्ख, तुझे चाहे कितनी भी शक्तियां क्यों न मिल जाए, लेकिन तू एक अधर्मी है, तू निश्चित ही परास्त होगा। ये ले मूर्ख। राक्षस एक भारी से पत्थर को विक्रम की तरफ फेंकता है। तभी विक्रम अपने धनुष के बाण से उसे नष्ट कर देता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा। दुष्ट, तू चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अरे मूर्ख विक्रम, तूने मेरी माया देखी ही कहा है। लगता है तुझे अपनी शक्तियां दिखानी ही पड़ेंगी। राक्षस ने तुरंत ही अपने आप को कई राक्षसों में बदल दिया। अरे ये क्या, इतने सारे राक्षस! इसने अपने आप को कई भागों में बांट दिया। अब मैं किस पर वार करूं? बाण लगते ही राक्षस का वह पुतला गायब हो गया और फिर से पुनः प्रकट हो गया। ये कैसे हो सकता? राक्षस तो ज्यों का त्यों ही खड़ा है। क्या मैंने बाण को गलत दिशा में चलाया था? मुझे लगता है इनमें से जो असली है मुझे उसी के ऊपर वार करना चाहिए, तभी बात बनेगी। लेकिन कैसे पहचानूं इनमें से असली कौन है? अरे ये क्या, इन सारे राक्षसों में से सिर्फ एक की ही परछाई बन रही है, बाकी सारे राक्षसों की परछाई तो है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला राक्षस ही असली है। मुझे इसके ऊपर ही वार करना चाहिए। विक्रम, आखिर तूने मेरा अंत कर ही दिया। वाकई तू बहुत बहादुर और बुद्धिमान निकला। अब मुझे राजकुमारी को मुक्त करवाना होगा। हे वीर युवक, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। यदि तुम अपनी वीरता नहीं दिखाते तो हम सभी लोग उस दुष्ट की कैद से कभी भी आजाद नहीं हो पाते। फिर बड़े ही धूमधाम के साथ विक्रम का विवाह राजकुमारी के साथ हो जाता है और विक्रम को ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता है।